हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर का 4th लेक्चर है और इसके अंदर हम लोग पावर एंड कोलिजन, ये लास्ट क्लास में मैंने आपको हेडिंग डलवाया होगा तो आप डालें हेडिंग पावर एंड कोलिजन। तो पावर क्या होता है, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है पावर का कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, जो ऑलरेडी आप जानते हैं। लेकिन पावर ऑफ अ पर्सन और अ मशीन, पावर ऑफ अ पर्सन और अ मशीन is defined as the rate at which work is done, the rate at which work is done, that is P average is equal to work done per unit time। आप वर्क डन कितना कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, that is only called as power। Power of a person or a machine is defined as rate at which work is done or energy is transferred, work is done or energy is being transferred। तो जिस रेट से काम किया जाता है या फिर एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, जिस रेट से वर्क या में एनर्जी दोनों एक ही चीज है, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया भी था कि वर्क और एनर्जी में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप इसके जगह पे अगर दूसरा एक और फॉर्मूला लिख दें कि एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पावर ओनली, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू पावर ओनली। उसको भी हम क्या कहते हैं, पावर ही कहते हैं। लिखें इंस्टेंटेनियस पावर, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिए इंस्टेंटेनियस पावर। ये फॉर्मूला लिख लिया ना सबने, उसके नीचे लिखिएगा इंस्टेंटेनियस पावर, राइट। द इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ एन एजेंट, the instantaneous power of an agent is defined as, the instantaneous power of an agent is defined as the limiting value of average power, the limiting value of average power of an agent in a small time interval dt। The instantaneous power of an agent is defined as the limiting value of average power of an agent in a small time interval dt when approaches to zero, when approaches to zero, that is P instantaneous is equal to limit delta t tends to zero दिस, और इसी को आप क्या लिखते हैं dw by dt, दैट इज P इंस्टेंटेनियस किसके बराबर होता है, dw by dt के बराबर होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस पावर एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर। तो ये एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर का ये फॉर्मूला है। अब जब मैं एवरेज पावर की बात करता हूं तो कैन आई राइट दिस एज P instantaneous is equal to d of f dot dr by dt। कैन आई राइट दिस? अच्छा, अगर इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं तो फोर्स अज्यूमिंग टू बी कांस्टेंट, कैन आई राइट d dot r, नो दिस इज f dot r। तो dr by dt, dr by dt is what, dv, dr by dt is what, dv। या मैं डायरेक्टली वेलोसिटी भी लिख सकता हूं, तो P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, फोर्स इंटू स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। और यही अगर एवरेज पावर लिखेंगे, इसी की जगह पे आप P एवरेज लिख लोगे तो P एवरेज क्या होगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी, कंप्लीट वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस में P डॉट डी वी और P एवरेज क्या होगा, F डॉट V के बराबर होगा। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। ये सारे फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, जितना मैंने बॉक्स में बनाया है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और वो आपको सवाल को सॉल्व करने में काम आएगा। यूनिट ऑफ पावर इज वॉट और जूल पर सेकेंड। वॉट बोले या फिर जूल पर सेकेंड बोले, दोनों का मतलब एक ही है। वॉट
इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, या इसी को हम लोग जूल पर सेकेंड भी कहते हैं। 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट। ये तो आपने पढ़ा होगा ना, 1 हॉर्स पावर, 1 HP दैट इज 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट के बराबर होता है। 1 HP इज इक्वल टू 746 वॉट के बराबर, एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 रेज पावर 6 जूल किलोवाट आवर, 3.6 इंटू 10 रेज पावर 6 जूल के बराबर होता है। गॉट इट? चलिए, यहां तक लिख लेने के बाद डायरेक्टली मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज कोलिजन। डायरेक्टली एक नए कॉन्सेप्ट पे जाइए, कोलिजन का, बिकॉज पावर एज अ कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इट इज सिंपली व्हेन यू डिवाइड, आप वर्क निकालना सीख गए, अलग अलग केसेस में आप वर्क निकालना जानते हैं, वर्क को जब आप टाइम से डिवाइड देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। एक आध सवाल टुवर्ड द एंड ऑफ द चैप्टर करेंगे, अभी फिलहाल आप हेडिंग डालें कोलिजन, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलिजन। लास्ट कॉन्सेप्ट है कोलिजन। और कोलिजन जब कभी भी एक बॉडी का दूसरे बॉडी से होता है, वहां पे पावर का ही ट्रांसमिशन होता है, एनर्जी इज बीइंग ट्रांसमिटेड, बिकॉज वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पे कुछ काम किया जाता है, एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है, तो एक्चुअली पावर का ही ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में होता है जब कभी भी आप कोलिजन करते हैं, राइट। अ कोलिजन इज एन आइसोलेटेड इवेंट, अ कोलिजन is an isolated event in which two or more colliding bodies, a collision is an isolated event in which two or more colliding bodies exert strong force, exerts strong force on each other for relatively very small time period, on each other relatively for a very small time period, बहुत छोटे से समय के लिए जो एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है। पैराग्राफ चेंज, फॉर अ कोलिजन टू टेक प्लेस, आपको क्या लगता है, कांटेक्ट होना जरूरी है? बिना कांटेक्ट हुए भी कोलिजन हो सकता है, बिना कांटेक्ट हुए भी कोलिजन हो सकता है। कोई ऐसा उदाहरण? दो मैग्नेट्स के बीच में जो कोलिजन होता है वो नॉन कांटेक्ट के बगैर, लेकिन फिर भी बॉडी कोलाइड करती है, राइट। फॉर अ कोलिजन टू टेक प्लेस द एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी, फॉर अ कोलिजन टू टेक प्लेस the actual physical contact is not necessary, वो necessary नहीं है। Example, repulsion in the magnets, and आपने एक और जगह इस तरह का रिपल्शन देखा हुआ है, कहां पे बोलिए? चार्जेस के बीच में देखा है। आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखा है क्या? रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा होगा कि एक अल्फा पार्टिकल 1 after 20,000 goes closer to the nucleus and bounce back on its own path, तो लिख दे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में भी इस तरह की चीजें हमने देख रखी है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइप्स ऑफ कोलिजन। हेडिंग डालें टाइप्स ऑफ कोलिजन। मुख्यतः कोलिजन कितने प्रकार का होता है? दो ही प्रकार का होता है कोलिजन मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है। पहला इलास्टिक कोलिजन एंड सेकेंड इज इनइलास्टिक कोलिजन। फर्स्ट इज इलास्टिक कोलिजन, अदर इज इनइलास्टिक कोलिजन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन? कोई बता सकता है क्या है डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है? बॉडी किसी, सपोज करिए कोई एक बॉल है, वो अगर जमीन पर गिर रही है, जमीन पर गिरने के बाद जिस टाइम पीरियड के लिए वो जमीन से टकराया, उस क्षण में देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी,
यानी जिस एनर्जी से वो गया उसी एनर्जी से वो बाउंस बैक कर जाए। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। तो उस तरह के कोलिजन को आप क्या कहते हैं? इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। और इनइलास्टिक, जब आपने किसी बॉल को जमीन के ऊपर फेंका और वो जब जमीन के ऊपर गिर रहा है तो वहीं रुक गया। दो एग्जाम्पल बोलता हूं, आपको याद रखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, जब आप एक पिंग पोंग बॉल, याद है बचपन में एक पिंग पोंग बॉल होता था, वो पिंग पोंग बॉल को जब आप गिराएंगे तो जनरली ऐसे देखा जाता है कि जब आप किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो जिस हाइट से आपने ड्रॉप किया ना, वो हाइट वो कभी अचीव नहीं कर पाता, बिकॉज ड्यूरिंग कोलिजन सम एनर्जी क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। लेकिन पिंग पोंग बॉल इज एन एग्जाम्पल जहां पे आप जिस हाइट से गिरा रहे हैं, चांसेस है कि उसको क्रॉस भी कर जाए कई बार। अगर आप हल्का भी फोर्स लगा दिए तो वो हो सकता है कि जिस हाइट से आपने फेंका उसको क्या कर जाए? क्रॉस कर जाए। पर इवन इफ आप नहीं भी उसको क्रॉस कर रहे हैं, सिंपली ड्रॉपिंग का केस है, फिर भी वो हाइट छू लेगा। नहीं भी छुएगा तो ऑलमोस्ट टच कर लेगा। रीजन बीइंग कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। वेयरएज अब मैं एक लोहे का बॉल ले रहा हूं, सेम साइज का लोहे का बॉल है। अब लोहे के बॉल को मैंने ड्रॉप किया, वो जमीन पे गिरा, क्या होगा? बाउंस बैक करेगा क्या? नहीं, वहीं रुक जाएगा। इस तरह का कोलिजन जहां पे बाउंस बैक नहीं हो रहा, द इंटायर एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग कोलिजन, पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसमिट हो गया, उस केस में क्या बोलते हैं? द बॉडी इज इनइलास्टिक। और जहां पर बॉडी बिना किसी एनर्जी लॉस के वापस आ जाए, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक। पर दुनिया में 100% इलास्टिक जैसा कुछ नहीं होता। 100% इनइलास्टिक हो सकता है, पर 100% इलास्टिक जैसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज ऐसा संभव नहीं है कि आप कोई चीज को ड्रॉप कर रहे हैं और उसको एयर रेजिस्टेंस भी नहीं लगा, उसका इलास्टिक कोलिजन हुआ, कोई एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हुई। एनर्जी ट्रांसमिशन मींस व्हाट? जब ये सरफेस के ऊपर बॉल आके टकरा रहा है, देयर विल बी सम डिफॉर्मेशन। वो जो बॉल है वो हल्का डिफॉर्म करेगा, और डिफॉर्मेशन हुआ मतलब कुछ एनर्जी का लॉस हुआ। पर वो लॉस ना हो, 100% लॉस ना हो, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो प्योरली इलास्टिक चीज पाना बहुत मुश्किल है। वेयरएज क्लोज टू इलास्टिक, वो पिंग पोंग बॉल इज क्लोज टू इलास्टिक मटेरियल, 100% वो भी इलास्टिक नहीं होता है। तो लिखें, इलास्टिक और इलास्टिक को समझने के लिए सीधे एक बीच में वो बनाए, जैसे डिफरेंस के लिए बनाते हैं, और उसी में एक ही बार आप लिख लें, सो दैट की डेफिनेशन भी हो जाएगा और एक क्वेश्चन का आंसर भी तैयार हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक कोलिजन एंड इलास्टिक कोलिजन। एक साइड आप लिखें इलास्टिक कोलिजन और दूसरी साइड पर लिखें इनइलास्टिक कोलिजन। राइट, इलास्टिक कोलिजन is a collision in which elastic collision is a collision in which there is absolute no loss of kinetic energy. There is absolute no loss of kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस वहां पे संभव नहीं है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। वेयर एज इनइलास्टिक में लिखें, a collision in which there is either some loss or total loss of kinetic energy. Either there is some loss or total loss of kinetic energy. कई बार बहुत थोड़ा सा वो बाउंस बैक कर भी सकता है। मैं बोल रहा हूं लोहे का बॉल ना लेकर आप थोड़ा हार्ड ड्यूस बॉल ले लें, उसको भी अगर आप जमीन पे गिराएंगे ना तो वो थोड़ा सा जरूर ऊपर की ओर उछलेगा। तो जैसे जैसे आपका डिफॉर्मेशन फोर्स, जो डिफॉर्मेशन है वो ज्यादा होगा, वैसे वैसे आपका लॉस जो है वो क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब बॉडी डिफॉर्म नहीं कर रही होगी तो क्या होगा? वो सीधे सीधे एनर्जी ट्रांसमिट कर रही होगी। पर रबर के बॉल में क्या होता है? जब वो टकराएगा तो थोड़ा सा डिफॉर्म होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी ट्रांसमिट हुआ, पर फिर वो रीगेन करेगा और बाउंस बैक कर जाएगा। लोहे के बॉल में क्या होता है? कोई डिफॉर्मेशन नहीं। इफ देयर इज नो डिफॉर्मेशन, देयर इज नो चांसेस ऑफ बाउंसिंग बैक। वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? पूरा एनर्जी क्या कर देगा? ट्रांसमिट कर देगा। तो लिखें, अ कोलिजन इन विच देयर इज आइदर सम लॉस और टोटल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट, इलास्टिक कोलिजन में लिखें, फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मस्ट बी कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसे होने चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस होने चाहिए। व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्सेस? मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं, उनको पाथ से कोई लेना देना नहीं होता है। फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मस्ट बी कंजर्वेटिव इन नेचर। दूसरी साइड पर लिखें,
सम और ऑल फोर्सेज इन्वॉल्व, सम और ऑल फोर्सेज इन्वॉल्व ड्यूरिंग कोलिजन may or may not be conservative, may or may not be conservative. Next third point, the mechanical energy किसको बोलेंगे? यहां पर काइनेटिक एनर्जी को या फिर पोटेंशियल एनर्जी। आप अगर किसी बॉल को ड्रॉप करा रहे हैं तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अगर आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे किसी दो बॉल को आपस में टकरा रहे हैं, भाई ये एक बॉल है जो कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इस प्रकार से चल रहा है, और ये एक दूसरा बॉल है जो इसकी तरफ आगे की ओर रखा हुआ है, इसको मैं 1 बोलता हूं और इसे मैं 2 बोलता हूं। ये बॉल इसकी ओर जा रहा है और एक टाइम आएगा जब ये बॉल आके इसको क्या कर जाएगा, इस तरह से टकराए। जब ये टकराएगा तो इसके बीच में कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, लॉस ऑफ एनर्जी होना चाहिए। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि ये इलास्टिक कोलिजन है, ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन के केस में देयर इज नो लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इवन इफ इसके पास कुछ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ u है और ये फाइनल वेलोसिटी कुछ v हो जाएगी इसकी, लेकिन इसमें कोई लॉस नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने कहां देखा है? ध्यान करिए, कई बार आपने ऐसा एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि 4-5 बॉल ऐसे रखे रहते हैं और एक बॉल को कोई बंदा इधर से ठक करके गिराता है तो लास्ट वाला निकलता है। आपने देखा है वो वाला एक्सपेरिमेंट? उस एक्सपेरिमेंट में जो बीच में जितने भी कोलिजन थे वो 100% एनर्जी को क्या कर रहे थे, ट्रांसमिट कर रहे थे। तो वो पूरा क्या हो रहा था, इनइलास्टिक कोलिजन है या इलास्टिक कोलिजन है? देयर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी तो पूरा एनर्जी ट्रांसमिट हो रहा है, पूरा एनर्जी ट्रांसमिट हो तो इलास्टिक कोलिजन है। 100% एनर्जी इज ट्रांसमिटेड, पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसमिट हो गया, कोई भी लॉस नहीं है। इसलिए जितने एम्पलीट्यूड से आपने छोड़ा उतनी एम्पलीट्यूड से लास्ट वाला। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉडी अंडर दैट कोलिजन। एक जो ये बॉडी आके पहली बॉडी में टकरा रहा है, ये एक टाइप ऑफ कोलिजन है, और जो दूसरा बॉडी बीच में जो 3 बॉल है उसमें जो कोलिजन हो रहा है वो दूसरा टाइप का कोलिजन है। खैर उसको समझेंगे, उससे पहले आप ये देखें कि जब कभी भी मैकेनिकल एनर्जी, इलास्टिक के केस में मैकेनिकल एनर्जी विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू आइदर हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी, ऐसा नहीं कन्वर्ट होगा। लेकिन जैसे आपने लोहे के बॉल को जमीन पर फेंका, जब आप लोहे के बॉल को जमीन पर फेंकेंगे जरूर वहां से कुछ ना कुछ आवाज आएगी ढम करके। वो ढम करने का आवाज कैसे आया? बिना लॉस ऑफ एनर्जी के। तो वन एनर्जी हैज टू कन्वर्ट इनटू अदर एनर्जी। अगर मैं एक लोहे के बॉल को जमीन पर गिरा रहा हूं, वो जो ढम करके आवाज आएगी तभी आएगा जब मैकेनिकल एनर्जी जो कि एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में था, जैसे जैसे वो नीचे गया वो काइनेटिक एनर्जी में बदला, और काइनेटिक एनर्जी जब वो जमीन पर जस्ट टकराया तो उससे एक आवाज आई, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? साउंड एनर्जी में। उस जगह पर जहां पर वो टकराया उसको अगर आप छूइएगा तो वहां पे कुछ ना कुछ आपको हीट एनर्जी भी दिखाई देगा। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है ये तभी दिखाई देते हैं जब वो किस तरह का कोलिजन होता है? इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर वहां पर कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी विल बी कंजर्व। तो लिखें, द मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू, द मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू, द मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू heat, light, sound, energy, etc. Heat, light, sound, energy, etc. तो वो हीट, लाइट या साउंड में कन्वर्ट नहीं होता है। वेयर एज दूसरी साइड पर आप लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। Mechanical energy is converted into heat energy, light energy and sound energy, etc. Example, elastic collision का example, collision between subatomic particles, subatomic particle किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब जब आपस में टकराते हैं तो इनका कोलिजन कैसा होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड ग्लास बॉल्स
ग्लास बॉल्स, GLASS, ग्लास बॉल्स। वो ग्लास बॉल किसको बोलते हैं? वही पिंग पोंग बॉल जो होता है, जिसको ट्रांसपेरेंट टाइप का जो बॉल होता है, जिसको आप जमीन पे फेंकेंगे तो जितनी हाइट पे आपने फेंका उससे ज्यादा भी कई बार आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्लास बॉल्स। एंड इधर आप एग्जांपल लिखें, कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स। इन इलास्टिक में कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, दो गाड़ियों के बीच का कोलिजन कैसा होगा? इन इलास्टिक होगा, बहुत सारा साउंड, बहुत सारा लाइट, बहुत सारा हीट, और साउंड आफ्टर कोलिजन भी सुनाई देगा आपको। जिसके ज्यादा ठुका होगा वो बहुत ज्यादा साउंड दे रहा होगा। कुछ कुछ तो ऐसे ऐसे साउंड भी आएंगे जो सुनने में कान दर्द भी दे सकता है। नहीं, वो कह भी रही है सर, हाँ सर, वो बीप बीप वाला जो साउंड होता है वो आएगा। तो कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, कोलिजन बिटवीन बॉल एंड फ्लोर, कोलिजन बिटवीन बॉल एंड फ्लोर। तो बॉल और फ्लोर के बीच में जो कोलिजन होगा वो भी आपको यहां पे क्या करेगा? दिखाई देगा। डन। अब हम लोग कोलिजन का कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इलास्टिक कोलिजन 100% दुनिया में कोई भी इलास्टिक कोलिजन नहीं होता है। परफेक्टली इलास्टिक जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है, परफेक्टली इलास्टिक कुछ नहीं है। और परफेक्टली इनइलास्टिक आप कह सकते हैं कि परफेक्टली इनइलास्टिक फिर भी संभव है, पर वो भी 100% बिल्कुल आइडियल केस हो गया कि आपने दुनिया में कोई भी चीज ऐसी गिराई जमीन के ऊपर और जो चीज गिरी है उसके अंदर इतना सा भी डिफॉर्मेशन नहीं आया, ऐसा संभव नहीं है। जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर गिरेगा, कुछ ना कुछ उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा डिफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। तो 100% इलास्टिक कोलिजन जैसा भी कुछ नहीं होता, यानी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जैसा भी कुछ नहीं होता, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जैसा भी कुछ नहीं होता है। जो भी होगा इसके बीच बीच का होगा। पार्शियली इलास्टिक हो सकता है, जैसे बीच का एकदम एग्जैक्टली बीच का ले लें तो वो ना इलास्टिक होगा ना इनइलास्टिक होगा, फिर पार्शियली इनइलास्टिक होगा, और 100% उसकी एक वैल्यू होती है जिस वैल्यू के बेसिस पे हम लोग इसे डिफाइन करते हैं। हेडिंग डालें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग कोलिजन लिखना स्टार्ट करिए। कंसीडर टू बॉडीज 1 and 2, कंसीडर टू बॉडीज 1 and 2 collide against each other. Consider two bodies 1 and 2 collide against each other, collide against each other. This is body 1 and this is body 2. ये one body है and this is two body. Collide against each other, full stop. They exert mutual impulsive force. They exert mutual impulsive force on each other during the collision. They exert mutual impulsive force on each other during the collision in the time period delta t. यहां जरा ध्यान से देखिएगा, डायग्राम अभी मत बनाएगा क्योंकि मुझे और कुछ भी लिखाना है, पर अभी बस ध्यान से देखिए जो मैं बोल रहा हूं। अब मुझे बताइए कि ये एक सरफेस के ऊपर इस तरह से दो गेंदें रखी हुई हैं और ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है और ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है। ये बॉल उस बॉल में कब जाके टकराएगा? क्या कंडीशन होना चाहिए? व्हेन u1 इज ग्रेटर देन u2। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बॉल टकराएगा क्या? कभी भी नहीं टकराएगा। ये वही वाला केस है कि ये पुलिस है और ये चोर है। ये पुलिस चोर को तभी पकड़ सकता है जब इसका स्पीड ज्यादा हो। अगर ये स्पीड से चल रहा है जैसे धूम का चोर होगा तो ये कभी भी पुलिस उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो इस केस में अगर कोलिजन होना है तो u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2। ये फर्स्ट सिनेरियो है। अब ये इस तरह से चल रहे होंगे तो कोई एक सिचुएशन ऐसी जनरेट हुई होगी जहां पे ये फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी को क्या किया होगा? आके टकराया होगा। जब ये फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी से टकराई होगी, जब ये फर्स्ट बॉडी सेकंड बॉडी से टकराई होगी, उस क्षण पर बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड में इसकी वजह से कुछ एक फोर्स पड़ा होगा। इसे मैं बोलता हूं फोर्स 1 2, और उसी टाइम पर इस पर इसकी वजह से एक फोर्स पड़ा होगा जिसे मैं बोलता हूं फोर्स 2 1। दिस फोर्स इज नोन एज इंपल्सिव फोर्स। टकराया और टकराते ही ये क्या हो गया? अलग हो गया। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि यहां पे जो कोलिजन है वो क्या है? इलास्टिक कोलिजन है। इन इलास्टिक कोलिजन होगा तब तो ये सब कहानी संभव ही नहीं है। इन इलास्टिक होता तो ये तो चपक गया होता, इन इलास्टिक होता तब तो ये टकराता और टकरा के
चपक जाता, पर इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा, बाउंस बैक की प्रॉपर्टी आएगी, और बाउंस बैक की प्रॉपर्टी आएगी तो इसके बाद एक और सिनारियो ऐसा बनेगा जहां पर फिर ये बॉडी, ये जो आपकी वन बॉडी है ये कुछ इस प्रकार से यहां पर रहेगी, और ये टू बॉडी है ये वापस से यहां रह गई, और वन और टू बॉडी के बीच में ये कुछ वेलोसिटी v2 से ट्रैवल कर रहा होगा, और ये उस टाइम पे कुछ वेलोसिटी v1 से ट्रैवल कर रहा होगा। और यहां पर जब रिलेशनशिप आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि v2 इज ग्रेटर देन v1, बिकॉज टकराने के बाद जो एनर्जी इससे ट्रांसमिट हुई होगी जो भी थोड़ी बहुत, वो आगे वाले के स्पीड को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और पीछे वाला क्या हो जाएगा, धीरे हो जाएगा। तो लिखे उसके आगे, कोलिजन ड्यूरिंग टाइम इंटरवल डेल्टा टी, फुल स्टॉप, द चेंज इन मोमेंटम, द चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोलिजन, द चेंज इन मोमेंटम during the time of collision is given by delta P1 is equal to F12 into delta T and delta P2 is equal to F21 into delta T। क्या मैं ये लिख सकता हूं, चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम पीरियड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसका एक डेरिवेशन किया था, लीनियर मोमेंटम को रिलेशनशिप निकाले थे लीनियर मोमेंटम और फोर्स के बीच में। लास्ट क्लास में कभी हम लोग ये वाला रिलेशनशिप निकाले हुए हैं, तो बस उसके नीचे ये डायग्राम आप बना लीजिए, और उसके बाद तो बस ये बहुत सरलता से सॉल्व हो जाएगा। 2 मिनट का डेरिवेशन है, आप मोमेंटम को कंजर्व कर लेंगे, और हम लोग कंक्लूड करेंगे कि ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। और मोमेंटम कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब होता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अभी चेक कर लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा या नहीं होगा, जल्दी से बनाइए। बना लिया, जल्दी बनाएं। मोमेंटम कंजर्वेशन ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। मोमेंटम का कंजर्वेशन करना ये न्यूटन्स लॉ में ही हम लोग पढ़े हुए थे, ये तो उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं कि किस तरह से किस किस केस में आप न्यूटन मतलब मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। बहुत सारे केसेस देखेंगे जहां पे अलग अलग तरीके से मोमेंटम को कंजर्व किया गया है। खैर मिटा दिया जाए इसको, चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये सेकेंड डायग्राम रख रहा हूं, फर्स्ट डायग्राम मिटा दिया है, ऑलरेडी आपकी कॉपी में बना हुआ है डायग्राम। अब देखें, कैन आई राइट F12 is equal to negative of F21, can I write this, कैन आई राइट दिस। अरे यहां पे देखिए ये कौन सा फोर्स है, इस तरफ फोर्स है, और यहां कौन सा फोर्स है, इस तरफ फोर्स है, और दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बिकॉज ये बॉडी जितना इस पर फोर्स लगा रही होगी उतना ही फोर्स ये बॉडी इस पर लगा रही होगी। अगर ऐसा नहीं होता तब तो फिर इम्बैलेंसिंग हो जाता, और इसी फोर्स को हम इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। तो अगर F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 लिख सकते हैं। अब इस दोनों को आप क्या करें, ये जो लिखा हुआ इन दोनों को मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। F12 इंटू डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ F21 इंटू डेल्टा टी, कैन आई राइट दिस, यहां पे लिख लीजिएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई टाइम। अच्छा ये वाले को क्या मैं डेल्टा P1 लिख सकता हूं क्या, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा P2 लिख सकता हूं क्या। अच्छा अगले स्टेप पे कहना है डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप पे कहना है डेल्टा ऑफ P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0, और किसी का चेंज अगर 0 है तो मैं कह सकता हूं ना P1 प्लस P2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये लास्ट क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि जब कभी भी किसी का चेंज यानी डेरिवेटिव कांस्टेंट होता है तो उसका जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज एक्चुअली कांस्टेंट, कि किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ही क्या होगा, 0 होगा। तो P1 प्लस P2 कांस्टेंट, P1 प्लस P2 इज व्हाट, P1 प्लस P2 इज इनिशियल एंड फाइनल, ये मोमेंटम है। तो लिख सकता है मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, और अगर मोमेंटम कांस्टेंट है इसका मतलब क्या हुआ, Pi मस्ट बी इक्वल टू
पी एफ, पी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल। तो ये आप उसके नीचे लिख सकते हैं, पी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू पी फाइनल। और ये कैसे आया, मेरे ख्याल से ये समझ में आना चाहिए आपको कि किसी भी चीज का जो कांस्टेंट का जब हम डेरिवेटिव करते हैं, डी कांस्टेंट ऑफ डी टी, अगर ये जीरो आता है तो ये जो भी क्वांटिटी है, सपोज करिए ये अगर मान लीजिए मानता हूं ये कुछ एक x है, तो dx बाई डी टी अगर जीरो है, इसका मतलब x क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तभी ये इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तो यही वाला लॉजिक हम लोगों ने कहां पे यूज किया है, यहां पे यूज किया है। अगर ना समझ में आए तो इसको साइड में लिख लीजिएगा, सो दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हेंस, यहां तक अगर लिख लिया आपने तो नीचे लिखें, हेंस टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, हेंस टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, hence total linear momentum is conserved at each instant during the collision, at each instant during the collision। तो कोलिजन के दरमियान ये जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। डन। हेडिंग डालें, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन मतलब जो अभी जो हमने केस देखा था वो किसका केस था, वही वन डायमेंशन का केस था। लिखें, इट इन्वॉल्व्स टू बॉडीज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। हेडिंग डालें, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। जो अभी हमने केस देखा है वो क्या है, वन डायमेंशन का ही केस है, जहां पे दो बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में एक पर्टिकुलर दिशा में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हम लोग ज्यादातर एक्स एक्सिस लेते हैं, पर जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स एक्सिस पर हो, ये वाई एक्सिस पर भी हो सकता है या फिर जेड एक्सिस पर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द केस। पर ज्यादातर केसेस में हम लोग इसको क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पर ही लेते हैं। इसलिए लिखिए, इट इन्वॉल्व्स टू बॉडीज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन, इट इन्वॉल्व्स टू बॉडीज moving in a particular direction in a straight line, striking against each other, striking against each other without the loss of kinetic energy, striking against each other without the loss of kinetic energy, and continue to move along, and continue to move along, continue to move along the same straight line after collision, continue to move along same straight line after the collision। और जो डायग्राम आपने बनाया था उसको फिर से बना लें और उसके नीचे फिर हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे इसका। ये गेंद है जो कि फर्स्ट बॉडी है, this is second body, first body is moving with a speed that is called as u1 and second body is moving with a speed that is u2। एक टाइम ऐसा बीच में आएगा जब दोनों बॉडीज आपस में क्या करेंगी, टकराएंगी तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा F12 एंड इसके ऊपर फोर्स लगेगा F21 इफ इट इज टू बॉडी एंड दिस इज फर्स्ट बॉडी। एंड पोस्ट कोलिजन के बाद ये दोनों बॉडीज कंटिन्यू टू मूव करेंगी, ये v2 वेलोसिटी से और ये v1 वेलोसिटी से। अगर मैं कह रहा हूं कि इन दो, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो अभी जो हमने डेरिवेशन किया है कि p इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू p फाइनल, कैन आई राइट m1 u1 प्लस m2 u2 मस्ट बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मोमेंटम इनिशियली इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनली, कैन आई राइट दिस। तो बस उसके नीचे लिख लीजिए और ये जो सेकेंड केस है यहां पे लिख लीजिएगा। कोलिजन कैसा था, कोलिजन एक इलास्टिक कोलिजन है और इलास्टिक कोलिजन के दरमियान नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है,
no loss of kinetic energy, and if there is no loss of kinetic energy, then 100% energy is being transmitted. पूरा का पूरा एनर्जी क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया. डन, कोई दिक्कत? यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. डन डन, चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं. राइट, ये इक्वेशन के नीचे लिखते चले जाइए. m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस, ये आपने पहली बार लिखा है. अब आप क्या करिए कि जो एक मास 1 वाला है उसको एक तरफ ले आइए. तो आप यहां लिखेंगे m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2. ये आपने पहली लाइन में लिखा, ये आपने दूसरी लाइन में लिखा. इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, यहां से m1 को क्या निकाल सकते हैं, कॉमन. आपने लिखा u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहां से आप m2 कॉमन निकालेंगे, क्या लिखेंगे, v2 माइनस u2. ध्यान दीजिएगा, मेरा v और u में यही डिफरेंस है कि v में मेरा थोड़ा ऊपर एक तो गोल बनता है और u में ऐसे ये एक डंडा नीचे ऐसा आता है. नहीं तो आगे चल के ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए कि सर आपने क्या लिखा नहीं लिखा. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको आप क्या मान लें, इक्वेशन नंबर 1 मान लें. डन. देन लिखें, सिंस काइनेटिक एनर्जी एज देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो मैं लिख सकता हूं ना कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. लिख लीजिए, एज काइनेटिक एनर्जी एज देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एज देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक, इस लाइन के नीचे लिखना है, एज देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड. और काइनेटिक एनर्जी भी हमारा क्या है, कंजर्व्ड है. अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो कैन आई राइट के इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल. के इनिशियल कितना होगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. ये लाइन अगर समझ में आ गई तो बताइए कि आपने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा, फर्स्ट बॉडी का काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकेंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी इनिशियली मस्ट बी इक्वल टू फर्स्ट बॉडी का काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी फाइनली. ये कंजर्व्ड क्यों रहेगा, बिकॉज आपने क्लियरली लिखा है कि इट इज अ इलास्टिक कोलिजन एंड इन केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी देन इनिशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी. बस यहां पे आपने सारा हाफ हाफ को हटा लेने का है. सारे हाफ को हटा लीजिए, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, सॉरी ये हट गया. अब यहां पे अगले स्टेप में m1 u1 स्क्वायर, कैन आई ब्रिंग दिस वन दिस साइड, m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर क्या लिखा होगा, m2 v2 स्क्वायर माइनस m2 u2 स्क्वायर. कैन आई राइट. अच्छा, यहां से मैं m1 कॉमन ले लेता हूं, क्या बचेगा, u1 होल स्क्वायर बाई v1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 होल स्क्वायर माइनस u2 होल स्क्वायर. कैन आई राइट दिस. यहां तक लिख सकते हैं क्या. अब अगर हमने यहां तक लिख दिया है देन देखिए जरा ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं, m1 दिस कैन बी रिटन एज u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे m2 v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2. कैन आई राइट दिस, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं. लिख लीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये फॉर्मूला आपने यहां पर यूज किया है. अब यहां जरा देखिए, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 u2 माइनस v2 है. मैं m1 इधर भी है, m1 u1 माइनस v1, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2. क्या बच गया आपके पास, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2. इसको जरा और अगले स्टेप में लिखते हैं,
u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 हुआ नहीं हुआ? देखिए, कैन आई राइट दिस? ये हुआ, दिखाई दे रहा है क्या? नीचे वाला मिटा दूं, ये वाला, और यहां पे जो कटिंग किया है वो कौन से इक्वेशन से किया? फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लीजिएगा यहां पे, ये जो कटिंग हुआ है वो कहां से हुआ? फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ये नीचे वाला मिटा रहा हूं मैं, ये नीचे वाला मिटा रहा हूं, इक्वेशन 1 छोड़ दे रहा हूं। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपने लिखा है, दिस इज द रिलेशनशिप विच वॉज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू अस। ये पूरा डेरिवेशन इसी रिलेशनशिप के लिए ही किया गया है, ये रिलेशनशिप लाने के लिए ही ये लिखा गया है। क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, सारा डेरिवेशन करने के बाद आपके क्या निकला? u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। आपने केस में लिखा होगा u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 इज ग्रेटर देन u2 एंड v2 माइनस v1, यहां पे v2 इज ग्रेटर देन v1, देखिए आपने लिखा होगा। अच्छा, व्हाट इज दिस एक्चुअली? ये क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसी वेलोसिटी से वो उसको अप्रोच कर रहा होगा ना। v1 माने बॉडी जो m1 है वो u1 स्पीड से जा रहा है, और दूसरा बॉडी क्या है? u2 है, जो m2 है, जो u2 के स्पीड से जा रहा है। अगर मैं u2 के रिस्पेक्ट में देखूं तो इसको क्या करेंगे? उल्टा करेंगे, और इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो क्या होगा? u1 माइनस u2, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मस्ट बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये जो लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये पूरे डेरिवेशन से यही रिलेशनशिप आता है। लिखिए, यहां तक लिख लेने के बाद एक स्टेटमेंट लिखिए, हेंस इन वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन, हेंस in one dimension elastic collision relative velocity of separation this is the relative velocity of separation, ये वाला लिख लीजिएगा, this is the relative velocity of separation, relative velocity of separation is equal to relative velocity of approach, relative velocity of approach। ये एक रिलेशनशिप आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये दोनों आपको पता रहता है क्या? ये तो टकराने के बाद आएगा ना, आपको पहले से कैसे पता होगा? आपको तो इनिशियली वो कैसे मूव कर रहा है ये पता होगा, फाइनल वाला कैसा होगा ये तो हमें नहीं पता। ये हेडिंग डाल के आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। लिखिए, वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन, हेडिंग डालिए, वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन। ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे कि वेलोसिटीज ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन जो दोनों बॉडीज थी, एक का वेलोसिटी v1 था और एक की वेलोसिटी v2 थी, वो वेलोसिटीज हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। यहां तक की कहानी मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा, जब कभी भी इलास्टिक कोलिजन होता है तो वहां पे दो चीजें हम कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा गया है कि ये इलास्टिक कोलिजन है तो वहां पे आप दो चीजें कंजर्व कर सकते हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये दो इक्वेशन लगा देने से कोई भी न्यूमेरिकल आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको लगाना पता होना चाहिए कि कैसे आप मोमेंटम को कंजर्व करते हैं और कैसे आप काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करते हैं। बहुत सरल है काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करना। जो दोनों बॉडीज दी गई हैं उसकी वेलोसिटीज के साथ उसका स्क्वायर कर दीजिए, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 m2 u2 स्क्वायर, और वो किसके बराबर हो जाएगा? हाफ v1 u1 स्क्वायर, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर के बराबर। और मोमेंटम कंजर्व करना तो आपको बड़ी आसानी से पता है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये अगर दो फॉर्मूला आप लगाना सीख गए तो बड़ी आसानी से ये चैप्टर आपका निकल जाएगा। अगली क्लास में हम लोग वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन निकालते हुए फिर आगे की कहानी पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास को अटेंड करने के लिए।